बच्चों कल हम आपको पढ़ा रहे थे रिलेटिव डेंसिटी। आज हम उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उस टॉपिक के थोड़ा आज आगे बढ़ेंगे और ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों टॉपिक जो हम कल लास्ट टाइम पढ़ा रहे थे लास्ट क्लास में, रिलेटिव डेंसिटी ठीक है। और हमने बच्चों इसका लिखवाया था फार्मूला कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस is equal to density of substance upon density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसी को बोलते हैं। अगर मान लो कभी न्यूमेरिकल में ऐसा भी आ जाए कि फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो बच्चों हम लोग रिलेटिव डेंसिटी ही फाइंड करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसका अदर नेम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है। तो बच्चों हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसी टॉपिक पर। तो न्यूमेरिकल है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज अभी लिखते हैं द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर is 10.5 the density of water is 10 raised to power 3 kilogram per meter cube. What is the density of silver? in SI यूनिट। तो अगर आप देखो यहाँ पर SI यूनिट्स में ऑलरेडी पहले से ही गिवन है, तो ये केवल बस आपको थोड़ा सा घुमाने की इन्होंने टैक्टिस की हुई है। तो बड़ा ही सिंपल सा इसका आंसर है। हम जानते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो देखो बच्चों, ये तो दिया हुआ है आपका RD रिलेटिव डेंसिटी, और ये दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। और निकालना क्या है, हमको निकालना है डेंसिटी ऑफ सिल्वर, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है। तो बड़ा ही आसान है। RD की वैल्यू पुट करते हैं तो रखते हैं 10.5। चूँकि बच्चों ये रेशियो होता है इसलिए इसको यूनिट नहीं होगी, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर होल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस 10 raised to power 3। ठीक है बच्चों। तो इसको अपॉन 1 कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो बच्चों आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सिल्वर इक्वल टू 10.5 इंटू 10 raised to power 3। ठीक है। अब चूँकि डेंसिटी भाई इसकी ये तो रेशियो में था और इसकी यूनिट किस में थी, kg पर मीटर क्यूब, तो यही आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द आंसर। इसको तो कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा, बस केवल डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी सही थी, डेसिमल वैल्यू ज़्यादा थी नहीं, इसलिए इजीली आ गया आंसर। सो प्लीज़ नोट डाउन uses of
आर्किमिडीज हम बीच बीच में कैमरा ऑन करना भूल जाते हैं, इसीलिए हमें याद था तो बीच में कैमरा ऑन करना पड़ता है मुझे। प्रिंसिपल आप लोग के लिए आसानी के लिए हमें 2 मोबाइल रख करके, एक पे तो आपका जूम चलता है जिसमें क्लास होती है, दूसरा हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि मोबाइल में रिकॉर्डिंग जूम पर नहीं होती है। मैंने कई बार कोशिश करी है, केवल लैपटॉप पर ही होती है। तो बच्चों हम आज आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव डेंसिटी में करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम सॉलिड की बात करेंगे और लिक्विड की बात करेंगे, यानी कि दोनों के ही हम रिलेटिव डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज क्या बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को हम पार्शियली या होली कंप्लीटली हम डुबोते हैं तो उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, और वो अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होता है, डिस्प्लेस्ड या वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर होता है। तो हमें वो वैल्यू की हमें इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेना है। तो बच्चों आप पहले बात करते हैं सॉलिड की, ठीक है। और हमें ये बात दिमाग में रखना है कि डेंसिटी इक्वल टू बच्चों होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपको दिमाग में पहले से ही रखना है। बच्चा कौन शोर कर रहा है, बड़ी साउंड आ रही है। ये सब पहले से ही प्रिपेयर कर लिया अगर हम आपके लिए पता है 15 मिनट पहले प्रिपेयर करके बैठ जाते हैं कि मुझे बस ये सेट कर दिया, सेटअप बना दिया मैंने, ताकि आपको आवाज़ें ना आए ज़्यादा। बस हम आपका वेट करते हैं कि आप बस जुड़ते रहिए। तो आप लोग भी ऐसे ही करिए। तो बच्चों हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं सॉलिड की, ठीक है। आप इन केस ऑफ सॉलिड की बात करते हैं तो बाय द डेफिनेशन हम लिखते हैं रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला। देखते रहिए बच्चों कैसे हम चेंज करते हैं इसको। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वो अंडरस्टूड है कि 4 डिग्री पे लिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। अब एक बात और करते हैं। अगर बच्चों हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, यहां लिख दें V कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ G का मल्टीप्लाई कर दें, देख लो इस वाले में G, तो क्या बन जाता है वेट, ठीक है। ये बन जाता है वेट। तो आप अब इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले टर्म्स को, क्या, वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मतलब क्या क्या आ गया है कि जितना अमाउंट हमने लिया हुआ है सब्सटेंस का वॉल्यूम में, ठीक है, और उतना ही हमें अमाउंट या वॉल्यूम में वाटर या लिक्विड का भी लेना है। तो अब लिखेंगे वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। क्योंकि दोनों डेंसिटी अलग अलग होगी तो दोनों कटेंगे नहीं आपस में, दूसरे ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए क्या कब कहा हमने, व्हेन वी कांस्टेंट, यानी कि दोनों का वॉल्यूम हमने कांस्टेंट लिया हुआ। वॉल्यूम मतलब हो गया बच्चों शेप, सीधी सी बात, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ग्लास वाटर का वेट एक ग्लास किसी अदर सब्सटेंस का दोनों का वेट सेम हो, जरूरी नहीं है, बट वॉल्यूम दोनों का सेम हो सकता है, वेट सेम नहीं हो सकता। तो उसी पर्पज से हमने ये लिखा हुआ है। अगर आप मेरी बात को समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब यहीं पर बात आती है इन टर्म्स ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू, ठीक है, वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, चूंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट, तो हम तो ऊपर के टर्म्स को लिख सकते हैं वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी अपॉन लॉस इन वेट, लॉस इन वेट when fully
इमर्स्ड इन वाटर। अब बच्चों देखिए नीचे का टर्म्स, भाई लॉस इन वेट, भाई जब आप किसी भी बॉडी को लिक्विड में या वाटर में आप इमर्स्ड करेंगे तो बच्चों वो कुछ वाटर डिस्प्लेस करेगा जितना वॉल्यूम उसका डूबेगा, और वही तो आर्किमिडीज ने बोला है कि वो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो एक्ट ऑफ थ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। या फिर लॉस इन वेट व्हेन फुली इमर्स्ड इन वाटर। लॉस इन वेट कैसे मालूम चलेगा? अगर बच्चों आप किसी ऑब्जेक्ट को डुबो रहे हैं तो ऊपर की तरफ अब थ्रस्ट फोर्स लगने के कारण हमें उसके वेट में कुछ कमी फील होगी कि नहीं होगी, और वो कमी या फील किसके बराबर होती है? अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के या फिर अब थ्रस्ट फोर्स के बराबर होती है। तो देखो यहाँ पर बच्चों पुट कर दिया उन्होंने आर्किमिडीज का स्टेप। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ, लेट वेट ऑफ द बॉडी इन एयर इज इक्वल टू W1, ठीक है। वेट ऑफ द सॉलिड बॉडी इन वाटर W2। तो आप सोच लीजिए दिमाग में W2 की वैल्यू ज़्यादा होगी कम होगी? पहले से कम होगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड आप डुबाएंगे तो उस पर अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा, इसलिए उसकी W2 की वैल्यू जो होगी W1 से कम होगी। तो लॉस इन वेट, फिर से पूछता हूँ लॉस क्यों हुआ उसके वेट में? लॉस इन वेट तो आप कहेंगे ड्यू टू अ थ्रस्ट फोर्स। लॉस इन वेट क्या होगा बच्चों? W1 माइनस W2। बात क्लियर हुई? अब देखो इसी वाले फॉर्मूले पर हम ये फॉर्मूला बनाते हैं। क्या? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, ठीक है। वेट ऑफ बॉडी मतलब इन एयर, ये तो बात हुई, इन एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? W1। नाउ लॉस इन वेट व्हेन फुली इमर्स्ड इन वाटर, लॉस इन वेट मीन्स W1 माइनस W2। तो आप देख रहे हैं ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वही फॉर्मूला आ गया बनकर। सो प्लीज नोट डाउन। ऑफ ए लिक्विड choose a body which can be fully immersed in water as well as in the given liquid। ठीक है, बात समझ में आई आपको यहां तक? फिर इसके आगे द बॉडी इज वेट फर्स्ट इन एयर, ठीक है, देन fully immersed in water and same process in particular liquid। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम निकालते हैं फॉर्मूला कैसे चेंज करेंगे, देखिएगा। वी नो आर डी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये हमने सोचा भी था अभी, ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर, ये आपका अंडरस्टूड है, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, अगर वॉल्यूम सेम लिया जाए दोनों का तो क्या हो जाएगा, वेट, जैसे हमने पहले पढ़ा था, अगर वॉल्यूम V अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, समझ गए इस बात को,
नहीं समझे तो इससे पहले वाला टॉपिक एक बार फिर से रिवाइंड करिएगा, देखिएगा उसको। तो बच्चों ये हो जाएगा, सेम यही हो जाएगा, वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होल अपॉन weight of water displaced by the same body। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए जरा। इन टर्म्स ऑफ वेट, चलो मान लेते हैं, let the weight of a body in air is W। ठीक है, weight of the body in water W dash, weight of body immersed in liquid is W double dash। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेट तो एयर में ही होगा, ठीक है, और सबसे कम वेट इन दोनों लिक्विड्स में होगी, राइट। तो आप कह सकते हैं कि जो एयर में वेट है उस बॉडी का वो इन दोनों से ज़्यादा होगा, यानी W डैश और W डबल डैश से ज़्यादा ही होगा। तो अब आप लिखेंगे लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड, राइट। तो बच्चों ये वाला और ये वाला, एयर में इतना है यानी कि एक्चुअल वेट इतना है, और लिक्विड में कितना वेट है W डबल डैश, जो कि कम होगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, W माइनस W डबल डैश। ठीक है, लॉस ऑफ वेट इन वाटर तो निकालना आसान ही होता है, मेन तो W यही रहेगा और दूसरा ये टर्म्स रहेगा। सो W माइनस W डैश, बस इन्हीं टर्म्स का हमें यूज़ कर लेना है, ये टर्म्स हमें यूज़ करना है यहाँ पर। तो बच्चों देखो क्या आता है, ये आ जाएगा RD इक्वल टू लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड W माइनस W डबल डैश होल अपॉन लॉस इन वाटर W माइनस W डैश। देखिए ये सीधा सा फॉर्मूला आ गया। तो बच्चों इस फॉर्मूले का यूज़ न्यूमेरिकल में होगा, तो केयरफुली इसको आप नोट कर लीजिए और हमारे दिए हुए असाइनमेंट में इसको आप और उतने पर ही बैलेंस हो जाएगा, और बाकी का मैक्सिमम पार्ट वाटर लेवल के ऊपर रहता है। तो उसको इस तरह से शेप में डिज़ाइन किया जाता है कि उसका थोड़ा सा पार्ट डूब गए, जो वाटर डिस्प्लेस होगा वो उस होल शिप के वेट के बराबर हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, मैक्सिमम अपथ्रस्ट फोर्स उस शिप पर लगता है। इसीलिए ये सबमरीन और जो ये शिप होते हैं इस तरह से बनाया जाता है। अच्छा, सबमरीन तो पानी के नीचे रहती हैं, तो उनका भी यही होता है, वो अपनी खुद का वेट कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं, वाटर लेवल को भर करके या कम करके। उसमें सिस्टम होता है ऐसा कि वाटर लेवल को अंदर ही अंदर बाहर निकाल सकते हैं और बाहर से अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि उसका वेट बैलेंस करते हैं। तभी देखा होगा आपने कि सबमरीन से होती है क्या, ऊपर और नीचे आती रहती है ना। वो इसका वही लॉजिक होता है कि वाटर को बार बार फिल करना, बाहर निकालना, पंप कर देना बाहर। नाउ बी पार्ट, द हाइड्रोमीटर टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाँ ठीक है, आप सबसे बेस्ट तरीका, अब इसमें कोई एग्जांपल में याद नहीं आ रहा है, कि कोई डिवाइस है हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर टू फाइंड द density of liquid. Now see the lactometer to test the impurity
या प्योरिटी ऑफ मिल्क, इसका तो आपको याद ही होगा। कैसे याद होगा दिखाता हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट एम्प्लॉई जब चेक करने जाते हैं डेयरीज़ पर कि वो कितनी मात्रा में प्योरिटी बेच रहे हैं दूध में, कि ऐसा तो नहीं कि इम्प्योर चीज़ें खिला रहे हो पब्लिक को, है ना। तो उनके पास इलेक्ट्रोमीटर डिवाइस होती है जो ये बताता है कि उस वाटर में, उस मिल्क में कितना वाटर मिक्स है या कितना अदर चीज़ें मिक्स कर दी हैं उसके अंदर। वैसे हमारे यहाँ शहरों में तो पानी में मिल्क होता है, आपके यहाँ पता नहीं क्या होगा कि मिल्क में पानी मिलाते होंगे, हमारे यहाँ तो पानी में मिल्क डालते हैं, इतनी इम्प्योरिटीज होती है। तो ठीक है बच्चों, से नोट करें, ये टॉपिक ख़त्म हुआ। इसके बाद हम बच्चों बताना चाहेंगे आपको कि हमें कुछ डेंसिटीज़ हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सम नोन डेंसिटीज़, ठीक है। पहला एयर, याद रखिएगा, एयर की डेंसिटी होती है 1.29, कहीं कहीं पर इसको 1 भी लेते हैं, ठीक है। वाटर है तो बहुत सारी, लेकिन हम केवल आपको कुछ ही लिखवाएंगे। वाटर की 1000 केवल डेंसिटी है इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। एंड लास्ट वन मर्करी, मर्करी इसकी डेंसिटी 13600, ठीक है। तो बच्चों इन तीनों की ही जो यूनिट्स होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इसे आप याद कर लीजिएगा क्लास 12 तक।